अस्सलाम वालेकुम गाइस। और अब हम अस्थमा जो स्टार्ट किया हुआ था उसके पार्ट 3 में पहुंच गए हैं, यानी कि हम मैनेजमेंट करेंगे कि मेडिकेशन हम कैसे देते हैं, किस तरह से मैनेज करना होता है। अस्थमा के पेशेंट्स को हम ऐसे ही मैनेज नहीं करते, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि उसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है और उसके जो कुछ टेस्ट की फ्रिक्वेंसीज़ वगैरह होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हम मेडिकेशन का प्रोटोकॉल बनाते हैं। उसके लिए ये एक टेबल है जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि इसके हिसाब से हम ड्रग्स को जो है वो मैनेज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम टाइप देखते हैं, टाइप मतलब सिवियरिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स देखते हैं डे टाइम में और नाइट टाइम में, ठीक है। FEV1 जो है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो देखते हैं और फिर हम मेडिकेशन प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं। तो बारी बारी इनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जी इंटरमीडिएट, ठीक है। आपके पास टाइप है इंटरमीडिएट, मतलब आपके पास जो है वो लेस देन 2 टाइम्स अ वीक आपके पास सिम्टम्स आते हैं पर वीक डे टाइम में, ठीक है। और लेस देन 3 टाइम्स नाइट में सिम्टम्स आते हैं पर मंथ, ठीक है। महीने में 3 बार ही आपको जो है या उससे कम बार आपको जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं। FEV1 आपका जो है वो है लेस देन 80%, ठीक है, और सॉरी ग्रेटर देन 80%। तो इसका मतलब होगा कि हमने जो मेडिकेशन देनी है वो इतना इनका स्वेयर नहीं है, तो इसमें हम साबास देते हैं, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, एल्ब्यूटारोल या लिवेबिटारोल, ठीक है। अब साबास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अब इसको ज़रा देख लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास साबा होता है ना, ये बीटा 2 एगनिस्ट होता है, ठीक है। अब बीटा 2 एगनिस्ट का हमें सारा प्रोसीजर मैं पीछे वीडियोस में बता चुकी हूँ अच्छी तरह की क्या करते हैं। ये जाके बीटा 2 रिसेप्टर्स पे लगेंगे, ठीक है, और वहाँ जाकर उसमें जो ब्रोंको डायलेशन करवा देंगे। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। इनके कुछ एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये देखते वक्त ज़रा ध्यान रखना है कि हार्ट पेशेंट्स को कंसिडर करना है कि ये टैकीआरिथमियास कर सकते हैं, ट्रेमर्स और डेजीनेस टाइप की चीज़ें जो है वो ये कोज करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो साबा देते वक्त हमने ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, इसने जस्ट जाकर रिसेप्टर्स पे बाइंड करना है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये बेसिकली उसी की तरह के एक होते हैं, एगनिस्ट होते हैं, उन्हीं की उस तरह के मिलते जुलते होते हैं। तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करवाते, सिंपल। तो ये भी जाके ब्रोंकोडायलेशन करवाएंगे, जो कि मेन चीज़ तो यही है ना अस्थमा में, कि भाई उसको सांस लेने में मसला है, उसकी जो सांस की नालियां हैं या जो हमारे एयरवेज हैं वो नैरो हुए हुए हैं, हमने उसको खोलना है, तो सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं। ये तो बेसिक होता है ना। तो इंटरमीडिएट में अगर हम यही करते हैं तो ओरल हम ये दे देते हैं तो काफ़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है माइल्ड। माइल्ड मतलब 2 टाइम से ज़्यादा पर वीक आपको सिम्टम्स आ रहे हैं दिन में, ठीक है। और नाइट के सिम्टम्स पर मंथ आपको आ रहे हैं 3 से 4 दफ़ा, मतलब रात में 3 से 4 दफ़ा सिम्टम्स आते हैं। और जो दिन के सिम्टम्स हैं, मतलब दिन में आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अटैक आ रहे हैं, वो मोर देन 2 है पर वीक, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। साबा तो हम देंगे ही, ठीक है, क्योंकि नैरोइंग को हमने ओवरकम करना है। साथ साथ हम एक डिक्रीज डोज ऑफ ICS देते हैं। ICS क्या है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हमारे पास फ्लूटिकासोन, विकिलेंसनाइड और मोमेटासोन, इनके नाम बहुत ही अजीब है, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा क्या इसको कहते हैं, ठीक है। ये हम दे सकते हैं IV फॉर्म में, दे सकते हैं इनहेल्ड दे सकते हैं, इंट्रानेजल भी दे सकते हैं, मतलब वो नेजल स्प्रेज जो आते हैं ना, ब्रेनोक्लेनिन के नाम से, इस तरह के नाम से जो स्प्रेज आते हैं, बेसिकली वो आपके जो नेज़ल के टिश्यूज़ होते हैं, उसको मसल्स होते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। तो अगर हम इनहेल्ड की बात करें तो फ्लूटिकासोन और ये मोमेटासोन, जो ये दो है ना, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये क्या है, DPIs भी हैं, मतलब ड्राई इनहेलर्स हैं ये। मतलब एक होते हैं वेट इनहेलर्स और एक होते हैं ड्राई इनहेलर्स। तो ये ड्राई इनहेलर्स के टाइप फॉर्म में आते हैं। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, कोई भी वाइट ब्लड सेल्स, मैं स्पेसिफाई नहीं करी, कोई भी वाइट ब्लड सेल्स है, वो जब डिग्रेनुलेट होते हैं तो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। अब ये साइटोकाइंस क्या करती हैं, कीमोटैक्सिस। साइटोकाइंस और वाइट ब्लड सेल्स को उस एरिया में ले आती हैं जहाँ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और फिर वहाँ पे एक पूरा कीमोटैक्सिस का मैकेनिज्म चलता है। ये क्या करते हैं, ये जाके साइटोकाइंस के को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। ना कीमोटैक्सिस होती है, ना इन्फ्लेमेशन वाली साइड पे ज़्यादा WBCs आते हैं, ना ही वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस, कीमोटैक्सिस का प्रोसेस फर्दर चलता है, तो ये उसको वहीं पे बंद कर देती है।
लेकिन इसका एक जो एडवर्स साइड इफ़ेक्ट होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का, वो है कैंडियासिस। मतलब जो आपकी ज़ुबान है ना, उस पर वाइट वाइट कलर का फैटी सी लेयर एक आ जाती है, उसको हम कहते हैं कैंडियासिस। तो यही इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। अभी तक हमने 2 ड्रग्स पढ़े, साबा जो कि ब्रोंकोडायलेशन करवाता है, जाके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। दूसरा हमने पढ़े कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि हम इनहेल्ड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। उसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि इसने जाके साइटोकाइंस को इनहिबिट करना होता है और फिर इस तरह से ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और हमारा जो एस्थमा का अटैक है वो रिवर्स हो जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड केस, जिसमें मॉडरेट सिम्टम्स है, मतलब 7 टाइम्स पर वीक आपको सिम्टम आ रहा है, ठीक है। और इसमें आपको एक सिम्टम रात को भी आ रहा है, एक अटैक आपको रात को भी आ रहा है, ठीक है, एक या 2 भी हो सकते हैं। और आपका जो FEV है वो 60 to 80% है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो वही हम साबा के साथ करें और जो मीडियम डोज है ICS का, यानी कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रखें, या फिर हम एक डिक्रीज डोज ICS का लें और साथ लाबा दे दें और साबा भी चल रहा है। मतलब एक तरफ 2 मेडिकेशंस हैं, ठीक है, हम खा रहे हैं साबा और मीडियम डोज कर दिया हमने, उसमें लो डोज था, इसमें मीडियम डोज हो गया। और साथ हम, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम डिक्रीज डोज इसका दें, ICS का, लाबा दें और साथ साबा भी दें, यानी कि 3 मेडिकेशन। अब आपके पास अगर ऑप्शन हो कि भाई आपको 2 गोलियां दिन की खानी है या 3 गोलियां खानी है, ऑब्वियसली पेशेंट चाहेगा कि मुझे कम मेडिकेशन मिले, तो मोस्ट प्रेफर्ड हमारे पास यही होता है कि हम साबा एक दे देते हैं, साथ मीडियम डोज कर देते हैं, लो डोज से मीडियम कर देते हैं उसका ICS का, ठीक है। अब लाबा बेसिकली हमारे पास होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो लाबा हमारे पास होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, ठीक है। वो शॉर्ट एक्टिंग थे, ये लॉन्ग एक्टिंग है। बेसिकली इसमें फॉर्मोटोडोल और सल्मीटाडोल ये यूज़ होते हैं हमारे एस्थमेटिक के लिए अगर हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग जो है वो हमें ध्यान में रखनी होती है। ये लॉन्ग एक्टिंग जो है यूज़ करते हुए 2 बातें मस्ट हमें ध्यान रखना है कि कभी भी एक्यूट एक्सर्बेशन में नहीं देनी, एक्यूट अटैक में तो ये बिल्कुल ही नहीं देने, ठीक है। दूसरी बात कि कभी भी हमें इसको, जो हमारे पास इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, उसके बगैर ये नहीं देने, नेवर गिव विदाउट ICS। तो ये 2 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो फिर हम जो लाबाद को है वो यूज़ करते हैं, ओके, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है। फिर हम आ जाते हैं हमारे फाइनल टाइप की तरफ, जो कि है स्वेयर। अब हमारे पास स्वेयर किस्म का अटैक है, मतलब एवरी डे थ्रू आउट द डे हमें सांस आ ही नहीं रहा, सही पेशेंट को, सॉरी। और जो नाइट की सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी है वो है कि एवरी नाइट थ्रू आउट द नाइट उसको सिम्टम्स रह रहे हैं और उसका FEV डिक्रीज़ हो गया है 60% से भी कम आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कुछ 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है कि एक साबा दें हम, ठीक है, ओरल। फिर हम मीडियम डोज ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं और लाबा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसको, फिर हम मूव करेंगे सेकंड की तरफ, साबा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का डोज है और साथ लाबा भी देते रहेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट इस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर हमारे पास ये फाइनल और थर्ड ऑप्शन है जो कि बहुत कम यूज़ होता है, साबा, इंक्रीज डोज ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लाबा देंगे उसको साथ, ठीक है। और साथ हम उसे देंगे ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर ओरल, PO मीन्स पर ओरल, मतलब हम ओरली उनको देंगे। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते क्या हैं, सबको पता है जी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जैसे हम मिथाइल प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोन है, ठीक है, ये हम देते हैं। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली हमारे हर सिस्टम को, बॉडी के हर सिस्टम को बेसिकली इफ़ेक्ट करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट करते हैं, डाइजेशन इफ़ेक्ट करते हैं, जो एक्चुअल टिश्यूज़ और बोन है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम बहुत कम देते हैं, ये IV भी देते हैं और उसमें भी देते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, जब हमारे पास ये दोनों प्रोटोकॉल फेल होंगे फिर हम ये यूज़ करते हैं, और ये बहुत कम यूज़ करते हैं। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, कभी भी हम स्टेरॉइड्स, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो कभी भी हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल है, ये होता है हमारा सारा मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल। लेकिन अगर हमारे पास ये सब नहीं भी चल रहा और हम कुछ किसी ना किसी वजह से हम ये ड्रग में से कोई एक नहीं दे सकते, हमारे पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे कि
3 मैं यहाँ मेंशन कर दूँ। सबसे पहले हम कहेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जो है बेसिकली हम एटोपिक पेशेंट्स को देते हैं, वही एलर्जिक रेनाइटिस और एक्जिमा वगैरह और एस्थमा वाले पेशेंट्स जिनको कोई भी एलर्जिक आ रही है तो हम उसको जो है वो ओवरकम करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्रोमोलिन सोडियम होता है जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, तो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते थे। बेसिकली क्या हो रहा था, आईजीई आके मास्ट सेल पे लगती थी, जो भी टी हेल्पर सेल्स थे वो एट द एंड किसको एक्टिवेट करते थे, मास्ट सेल्स को। मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेट हो जाते थे और डीग्रेनुलेट होकर हिस्टामिन रिलीज करते थे, हिस्टामिन जाके ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कर रही है। तो बेसिकली अगर हम मास्ट सेल्स को ही जो है वो स्टेबलाइज कर दें कि वो डीग्रेनुलेट ना हो और आगे फर्दर हिस्टामिन रिलीज़ नहीं करें, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। और फिर हमारे पास लिकोट्रीन रिसेप्टर एगोनिस्ट भी होते हैं, ठीक है। इसमें हम मोटेकुलस्ट यूज़ करते हैं, ये इतना यूज़ नहीं होता, ये बेसिकली नाम से पता चल रहा है लिकोट्रीन के रिसेप्टर को जाके उसको जो है उसको फर्दर काम करते हैं, उसको एगोनिस्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास ओमेलाजिमाब यूज़ होता है। ये क्या है, ये एंटी आईजीई एंटीबॉडी है, ठीक है। मतलब ये आईजीई को उससे बाइंड ही नहीं करने देगी और फर्दर जो है वो प्रोसेस को रोक देगी। तो अभी तक जो हमने देखे ड्रग्स, उसमें सबसे पहले हमने देखा साबा, ठीक है। साबा हमने देखा कि जी ये ब्रोंकोडायलेशन करता है। फिर हमने कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा जो हम स्वेयर फॉर्म में नहीं इनहेल्ड फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। वो आईवी और पर ओलर अलग थे, ये इनहेल्ड फॉर्म वाले हैं, ठीक है। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या था, ये साइटोकाइंस को जाके इनहिबिट कर रहे थे, ठीक है। थर्ड हमने देखा लाबा जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। इसमें हमारे पास था कि भाई इसको हमने एक्यूट में नहीं देना और कभी भी आईसीएस के बगैर नहीं देना। दूसरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमने पढ़े जो पर ओरल और आईवी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें हमने प्रोटोकॉल पढ़ लिया सारा। दूसरे हमने मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, एलटीआरए और ओमेलाजुमाब ये ड्रग्स पढ़ लिए। तो ये थी हमारे पास मैनेजमेंट जो हम करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एस्थमा अब बिल्कुल क्लियर है। एस्थमा के पार्ट 1 में हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरह से हम इसको जो है वो सिम्टमाइज़ करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती हैं, और पार्ट 3 में हमने इसकी मैनेजमेंट को कवर किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।